प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मैथपुर परिवार में। और जहां आप और मैं मिलकर बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताओं के बारे में। हमने बहुत सारी विशेषताएं देखी, नगरीय नियोजन देखा, हमने खेतीबाड़ी देखी, हमने शिल्प वगैरह की बात करी। उसके बाद और भी चीज़ें हैं जिनकी बात हमने पिछले वीडियो में की थी। अभी हम उसी जो व्यवस्था विशेषताओं का जो क्रम है उसको आगे की तरफ ले जाते हैं और बहुत सारी और विशेषताएं आपको देखनी है। आश्चर्य की बातें आपको कुछ पता चलेंगी, है ना। तो आप जुड़ जाइए मेरे साथ और आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नए हो मैथपुर में तो मैथपुर को ज्वाइन कर लीजिए। और उसके बाद आप जो है वहाँ पर प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, देखते हैं हम और बातों के बारे में। मैंने आपसे बात नहीं की थी पशुपालन के बारे में, तो हम पशुपालन से शुरू करते हैं। पशुपालन क्या क्या ये लोग जो है पालन करते होंगे, तो इसमें इन्होंने सब तरीके के जानवर पाले हैं। गाय भी पाला, भैंस, बकरी, ठीक है, गाय पाली, भैंस पाली, बकरी पाली है। इसके अंदर उन्होंने भेड़, कुत्ता, ठीक है, बिल्ली पाली है, ठीक है। इन सब सारी चीज़ों को उन्होंने पाला है। हाथी भी इसमें जानवर प्रमुख था, हाथी, ठीक है। इन सब चीज़ों को उन्होंने पाला है। लेकिन देखो एक बात समझना दोस्तों, दो तरह के प्रश्न बनते हैं। अगर आप किताबों को पढ़ोगे तो आप उसमें पढ़ोगे कि भैया घोड़े के साक्ष्य नहीं मिलते, ठीक है। कुछ किताबें कहती हैं घोड़े के साक्ष्य नहीं मिलते। फिर कोई कहीं कुछ किताबें कह देती कि भैया सुरकोटदा से आपको घोड़े की अस्थियां मिल जाती हैं। अब ये दोनों बातें तो कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, एक दूसरे को रिपेल करती हैं, एक दूसरे का तिरस्कार करती हैं दोनों बातें। कि यार एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि घोड़े के साक्ष्य नहीं मिल रहे, फिर एक तरफ आप बोल रहे हो कि जो है यहाँ से घोड़े के जो है अस्थियाँ मिल रही हैं। तो ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे हो रहा है कि जब पुरानी खोजें थी तो पुरानी खोजों में ये साक्ष्य नहीं मिले थे, अब वो किताबें अपडेट ही नहीं हुई, ठीक है ना। और जो नई खोज है, नई खोज के अनुसार घोड़े की अस्थियाँ सुरकोटदा से मिल जाती है। ये आपको विशेषता ध्यान रखना है, यहीं पे प्रश्न उलझ जाते हैं कई बार वनडे एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद एक जगह है राणा गुंडई, यहाँ से घोड़े के दांत भी मिलते हैं, ठीक है। राणा गुंडई से क्या जब नई खोजें की गई, ये जो है आप उसको देख सकते हो कि मोहनजोदड़ो के पास है, मोहनजोदड़ो के करीब है। यहाँ से घोड़े के दांत मिलते हैं, ठीक है। क्या मिलते हैं राणा गुंडई से? घोड़े के दांत, ठीक है। सबसे प्रिय पशु कौन सा रहेगा इनका? सबसे प्रिय पशु रहेगा नंदी, कुबड़ वाला सांड, ठीक है। कुबड़ वाला सांड जो है, ये कुबड़ वाला सांड इनका सबसे प्रिय पशु है। और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कहीं से भी आपको यहाँ पर गौ पूजा के साक्ष्य नहीं मिलता। अभी पूजा में जब बात करेंगे तो गाय इन्होंने पाली जरूर है ना, पर इतना विशेष स्थान नहीं दिया जितना विशेष स्थान उन्होंने कुबड़ वाले सांड को दिया है, ठीक है। समझ में आई बात? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। और भी चीज़ें हमारे पास, ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मेरी बच गई है इसके अंदर जो जानवरों में, कि देखो जो मुद्रा थी ना, मुद्रा पर भी जानवरों की बात हो रही थी, ठीक है। मुद्रा पर जब जानवरों की बात हो रही थी तो मुद्रा पर हमने देखा था कि कई तरीके के जानवर हैं, लेकिन उसमें विशेष जानवर कौन कौन से हैं? ऊँट, घोड़ा और, ठीक है, ऊँट, घोड़ा, ठीक है, और गाय। इनके साक्ष्य नहीं मिले साहब, ऊँट, घोड़ा और गाय के साक्ष्य इस पर नहीं मिले हैं,
ठीक है, ये बात ध्यान रखना। समझ में आई बात? अब देखो, अब और चीज़ें, उद्योग की बात करते थोड़ी सी, क्या उद्योग के बारे में समझते हैं। ठीक है, उद्योग की बात अगर की जाए तो उद्योग में देखो, तो मोहनजोदड़ो जो है एक बड़ा नगर है। मोहनजोदड़ो के आसपास भी आपको कपड़ा उद्योग मिल जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से एक लाल रंग का कपड़ा प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब इस कपड़े को आप उद्योग के मतलब ऐसे थोड़ी मान सकते कि यार ये यहाँ पर एक कपड़ा प्राप्त हो गया तो ये उद्योग है, क्योंकि देखो यहाँ पर इस कपड़े के साथ साथ इस कपड़े पर कढ़ाई भी प्राप्त होती है, और जब किसी चीज़ के ऊपर कढ़ाई है इसका मतलब बड़े स्तर पर काम हो रहा होगा, तो इसलिए आप वहाँ पर क्या है, कपड़ा उद्योग को मान सकते हो। ठीक है, और इसी कपड़े के मिट्टी के बर्तन पर भी साक्ष्य है। ठीक है, मिट्टी के बर्तन पर इस कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो इससे ये माना जा सकता है कि यहाँ के क्षेत्र के आसपास कपड़ा उद्योग रहा होगा। ठीक है, उसके बाद एक पुरोहित की मूर्ति मिली, पुरोहित की मूर्ति मिली है जो अपने ऊपर शॉल ओढ़े हुए हैं। ठीक है, शॉल ओढ़े हुए हैं और इस शॉल के ऊपर भी कढ़ाई की गई है। ठीक है, इस शॉल के ऊपर भी क्या की गई है, कढ़ाई की गई है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जगह है ये कपड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र रही होगी उस समय के लिए। ठीक है, बात समझ में ही आपको? अगर हम मिट्टी के बर्तनों की बात देखें, क्या करें, मिट्टी के बर्तनों की अगर बात करें तो मिट्टी के बर्तनों में उस समय भी जो कुम्हार थे वो किसका इस्तेमाल कर रहे थे? कुम्हार उस समय भी मतलब पहिए का इस्तेमाल कर रहे थे, पहिए का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, पहिए के इस्तेमाल से ये लोग बर्तन बना रहे थे। ठीक है, और हमने बात की किसकी, कि भैया ईंट कैसी थी, ईंट पक्की ईंट थी। तो ये पक्की ईंट कैसे होंगी, कहाँ से मिलेंगी पक्की ईंट? ईंट के भट्टों से। तो ईंट के भट्टों के भी साक्ष्य मिले अपने को यहाँ पर। ठीक है, ईंट के भट्टों के भी साक्ष्य यहाँ से इस सभ्यता से आपको मिल जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई दोस्तों? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इतनी चीज़ें। ठीक है, मापन की अगर मैं बात करूं, मापन को देखो, थोड़ा सा मापन को देखें, तो मापन को देखोगे तो आप इसके अंदर पाओगे कि यहाँ पर दो स्तर हैं मापन के, एक निचला है और एक उच्च स्तर है। मापन का एक निचला स्तर है और एक उच्च स्तर है। और निचले स्तर की अगर मैं बात करूं तो निचले स्तर में आपको द्विभाजन प्रणाली मिलेगी। द्विभाजन प्रणाली क्या मिल रही है आपको यहाँ से? द्विभाजन प्रणाली, मतलब बाइनरी सिस्टम आपको यहाँ से मिल रहा है। मतलब इनको उस समय में भी बाइनरी सिस्टम की जानकारी थी। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात ध्यान रखनी कि बाइनरी सिस्टम की बात अगर की जाए तो बाइनरी सिस्टम की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? हमको पहली बार ज्ञात होता है बाइनरी सिस्टम कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से। और दूसरी तरफ ऊपरी स्तर में आप यहाँ क्या देखते हो? ऊपरी स्तर में इनको दशमलव का भी ज्ञान था। मतलब दशमलव प्रणाली भी पहली बार यहीं पर देखी गई है। दशमलव प्रणाली के साक्ष्य भी कहाँ से मिलते हैं आपको? हड़प्पा सभ्यता से आपको मिल जाते हैं। इस सभ्यता से आपको मिल जाता है। हथियार क्या क्या रखेंगे ये लोग? हथियार की अगर मैं बात करूँ तो कभी, ठीक है, कुल्हाड़ी है इनके पास, बर्छा है इनके पास। ठीक है ना, आज तो भैया बहुत सारी चीज़ें है, आज तो बंदूक है ना, उसके बाद अलग अलग तरह की तलवारें हैं और बहुत सारी चीज़ें आज के टाइम में है। AK-47 AK-56 है, लेकिन उस टाइम के साथ उनके कुल्हाड़ी है इनके पास बर्छा है। ठीक है, इनके पास खुरपा है। ठीक है ना, खुरपा है इनके पास। ठीक है, इनके पास क्या क्या है? बस इतनी लगभग सारी चीज़ें तो कवर। खुरपा खुरपी हो गई है ना, भेदनी हो गई, भेदनी भी है इनके पास। ठीक है, ये हथियार आपको इनके पास मिल जाएंगे। ठीक है, बात समझ में ही आपको? ये हथियार का क्रम आप देखोगे इनके पास। उसके बाद अगर इस क्रम में हम आगे बढ़े तो थोड़ी बात कर लेते हैं हम मूर्तियों के बारे में। ठीक है, अच्छा, इनके पास जो मापन की पद्धति थी ना, उस मापन की पद्धति में ध्यान रखना, इनके पास जो बाट हुआ करते थे वो सारे बाट घनाकार होते थे। कैसे होते थे बाट? घन के आकार के।
क्यूबिक बार्ट होते थे, ठीक है। बार्टों की अगर बात करेंगे तो क्या थे, क्यूबिक थे। और अगर मैं किसके बारे में बात करता हूँ, मैं मूर्ति के बारे में बात करूँगा, ठीक है। मूर्तियाँ आज के टाइम में कितनी तरीके की मूर्तियाँ हैं? आज के टाइम में अगर हम देखेंगे तो आज के टाइम में हमारे पास मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास धातु की मूर्ति है, ठीक है। आज तो हम मतलब लकड़ी की भी बना लेते हैं, लेकिन उस समय जो विशेष है, उस समय धातु की, पत्थर की, है ना, धातु की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, उसके बाद आपको मिट्टी की मूर्ति वगैरह मिल जाती थी, ठीक है। अब ये जो मूर्तियाँ बन रही ना, ये लॉस्ट वैक्स मेथड से बन रही है, ठीक है। कौन सी मेथड है इसके पास इनकी मूर्ति बनाने की? लुप्त मोम की विधि। कौन सी है? लुप्त मोम की विधि, ठीक है। बात समझना, मानव की जो मूर्ति बनेगी वो कैसी रहेगी? ठोस, है ना। पशु की मूर्ति कैसी रहेगी? खोखली, ठीक है। और पत्थरों की मूर्ति पे तो आप क्या ही कर लोगे, पत्थर की मूर्ति तो वैसे भी ठोस ही रहती है, ठीक है ना। तो मानव की मूर्ति जब ये लोग बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं? ये लोग मानव की मूर्ति को ठोस बना रहे हैं। और पशुओं की मूर्ति की जब बात करेंगे तो ये कैसी मूर्ति बना रहे हैं? खोखली मूर्ति बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक कांसे की भी मूर्ति मिली। धातु की मूर्ति की बात करूँ मैं तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। और ये कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति है ना, इसने केवल एक हार पहना हुआ है ना, और उसके बाद पूरी नग्न है। ध्यान रखेंगे आप, कांसे की मूर्ति, ठीक है। इसने केवल एक हार पहना हुआ है। बात समझ में आई आपको? ठीक है। ये थी बहुत सारी बातें अभी हमने इसमें की। इसी क्रम में अभी और आगे हमको बढ़ना है। मुद्राओं की अगर मैं बात करूँ तो मुद्राओं में आप देखोगे कि आपको यूनिकॉर्न टाइप का एक पशु था, वो मुद्राओं पे मिलता है, ठीक है। जिसको आप क्या बोलोगे? जिसको आपने एक श्रृंगी पशु नाम दिया है ना। किताबों में भी ये एक श्रृंगी पशु कैसा होगा? ये जिसे आपने वो मूवीज़ वगैरह में यूनिकॉर्न देखा जिसका एक सींग निकला हुआ रहता है ना, उस तरह का पशु है। ये मुद्राओं पर, इसकी मुद्राओं पर मिला है। एक श्रृंगी पशु, ये जो यहाँ की सील है, मोहरों पर क्या मिला है? मोहरों की अगर मैं बात करूं तो मोहरों पे आपको पशुपति शिव की मूर्ति, मतलब पशुपति शिव, ठीक है। पशुपति शिव की छाप आपको यहाँ पर मतलब जो वहाँ की सील है, जो वहाँ की मोहर है, उस पर मिलेगी, ठीक है। ध्यान रखना। एक चीज़ और देखना, अपन ने जो पाषाण काल का अंतिम चरण जब पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे पढ़ा था क्या कि वहाँ से दाहिमाबाद से कांसे का रथ मिला है, ठीक है ना। इस बारे में बात की थी। लेकिन यहाँ से भी एक चीज़ मिली हुई है इस संविधा में से, एक पूरा की पूरी इक्का गाड़ी मिली है चनहुदड़ों से। कहाँ से मिली है? चनहुदड़ों से इक्का गाड़ी, कांसे की इक्का गाड़ी है ना, धातु की, ठीक है। क्या मिली है? इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी समझ लो आप इसको, है ना। कांसे की पूरी बैलगाड़ी जैसी एक संरचना आपको यहाँ से मिल जाती है, ठीक है। खेल की अगर मैं बात करूँ तो इनके खेल कैसे रहते होंगे? इनको खेत पसंद था, है ना, शिकार करना पसंद था। इसके बाद ये लोग शतरंज खेलते थे। तो शतरंज जो है सबसे पुराना खेल माना जा सकता है, शतरंज, है ना। या फिर चेस बोर्ड जैसी संरचना आपको यहाँ से मिल जाती है। तो शतरंज खेलना इनको बेहद पसंद रहा होगा निसंदेह। फिर अगर आगे बात करें धार्मिक चीज़ों के बारे में, इनका धार्मिक पूजा पद्धति इनकी जो थी क्या था, समझ में आई बात? कल्ट क्या है इनका, पूरा कल्ट को समझते हैं, ठीक है। किस किस की ये पूजा करते रहे होंगे? तो देखो, जैसे मैंने कहा कि मातृ प्रधान है ना, मतलब कि बड़ी मात्रा में यहाँ से जो है मुद्राएं महिलाओं की मिली हैं। तो उसी क्रम को अगर देखें तो यहाँ से एक और जो है मुद्रा प्राप्त, एक और जो है वो प्राप्त होती है मूर्ति उर्वरा देवी की।
किसकी मूर्ति प्राप्त होती है? उर्वरा देवी की। ठीक है, जिसके पेट से या बोल सकते हो नाभि से, है ना, वृक्ष उगता हुआ दिखता है। ठीक है, जिसके नाभि से वृक्ष उगता हुआ नजर आता है, नाभि से, योनि से शायद, देख लेना आप एक बार, है ना, लेकिन पेट से होता हुआ ये वृक्ष जो है जो उगता हुआ सा दिखता है। इसकी उर्वरा देवी की पूजा के साक्ष्य यहाँ से आपको मिल जाते हैं। ठीक है, मात्र पूजा तो होती ही थी। ठीक है, मात्र पूजा, बात समझ में आई। फिर पशुपति शिव हमने बात कर ली, इसके पे बात पशुपति शिव हो गए। ठीक है, उसके बाद लिंग पूजा के भी साक्ष्य आपको यहाँ से मिल जाते हैं। लिंग पूजा के साक्ष्य खासकर कालीबंगा से, खासकर कहाँ से? कालीबंगा से लिंग पूजा के साक्ष्य आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वृक्ष पूजा भी ये करते थे। ठीक है, वृक्ष की पूजा ये लोग करते थे। कैसे वृक्ष की पूजा करते थे? क्योंकि देखो यहाँ से एक चीज़ और मिली, ये कैसे माना हमने कि वृक्ष की पूजा करते थे? क्योंकि देखो पीपल की डालियों के बीच में एक विराजित मूर्ति है। कैसी? एक मूर्ति है जो कहाँ पर है? पीपल की डालियों में विराजित है। अब बात समझो आप, आज के टाइम में पीपल की पूजा हो रही है ना, तो आज के टाइम में अगर पीपल की पूजा हो रही है तो इसका अंदाजा तो हम ऐसा लगा सकते हैं ना कि ये क्रम कहाँ से आया होगा। कल की बात को आज से मिला के जब देखा गया तो हमने माना कि ये लोग पेड़ों की पूजा भी करते रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो एक श्रृंगी पशु की मैंने बात कर ली है, यूनिकॉर्न जैसा था ये, एक श्रृंगी पशु। ठीक है, गाय की पूजा, गाय की पूजा जो है ना, गाय की पूजा के कोई साक्ष्य नहीं मिलते। गाय की पूजा के कोई साक्ष्य यहाँ से प्राप्त नहीं हो रहे हैं। ठीक है, बात ध्यान रखना। मंदिर के भी कोई साक्ष्य नहीं साहब, इतनी पूजाओं की हम बात करें लेकिन मंदिर की कोई बात अभी तक यहाँ पर नहीं मिल रही है। ठीक है, मंदिर कहीं से कहीं पर भी कोई मंदिर आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं है। यज्ञ वेदी मिली है, हाँ यज्ञ वेदी मिली है। ठीक है, यज्ञ वेदी से मिली है तो यज्ञ वेदी से आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे अग्नि की पूजा होती नहीं होगी, अग्नि की पूजा के साक्ष्य। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं अपन? अग्नि की पूजा के साक्ष्य। एक चीज़ और, ताबीज बड़ा पहनते थे ये लोग, ताबीज। ताबीज समझते हो ना? ताबीज क्या भाई? भूत प्रेत भगाने वाला कंसेप्ट। ठीक है, इनको ऐसा लगता था कि भैया भूत प्रेत हैं, भूत प्रेत जो है ना, ये भूत प्रेत अहित कर सकते हैं हमारा, तो उनको भगाने के लिए उनके डर से क्या करते थे ये लोग? ताबीज का चलन इनके समय में रहा था कि ताबीज भी कुछ अलग अलग तरीके के ताबीज हमको प्राप्त हो जाते हैं इस सभ्यता से। ठीक है, उसके बाद जो आज के टाइम में चतुर्भुज ब्रह्मा का जो चतुर्भुज ब्रह्मा जिसको कहा गया है, आज के टाइम में जो हमको मिलता है साक्ष्य, जिसे हम लोग क्या नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? स्वास्तिक भी बोलते हैं। यह स्वास्तिक आपको उस समय देखने को मिल जाएगा। ये स्वास्तिक की खोज जो है, स्वास्तिक का जो मतलब साक्ष्य ही हमको कहाँ से मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता से मिल जाता है। ठीक है, ये स्वास्तिक पूजा भी करते थे। ठीक है, स्वास्तिक पूजा के साक्ष्य भी आपको यहाँ से मिलेंगे। देखो दोस्तों, बहुत सारी बातें हमने इस क्रम में कर ली हैं अभी तक, इतनी विशेषताएं काफ़ी रहेंगी, है ना। इसके बाद कुछ और बात हम करते हैं यहाँ के शवाधान के बारे में, उसको भी इसी क्रम में हम जोड़ लेते हैं कि यहाँ पर किस तरह के शवाधान रहे हैं। आज के अगर हम आज का क्रम देखें शवाधान का, तो आज विभिन्न तरह के हमारे पास धर्म है, अलग अलग धर्म की अलग अलग शवाधान की पद्धतियाँ हैं, लेकिन उस टाइम में ये सारी पद्धतियाँ एक समान थी। जब धर्म का उदय होता है और धर्म जब अपने चरम पर पहुंचते जाता है कोई भी धर्म, तो वो अपनी अपनी एक अलग अलग जो है शवाधान की विधि को अपना ले रहा है, लेकिन उस समय सारी विधियाँ इनके क्रम में आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे अगर मैं बात करूँ पूर्ण शवाधान की, तो पूर्ण शवाधान में, पूर्ण समाधिकरण में ये पूरे के पूरे मनुष्य को एक साथ मतलब
दफना दे रहे हैं और उसको पूर्ण समाधिकरण कह रहे हैं। ठीक है, एक आंशिक समाधिकरण है, आंशिक शवदान है, जिसके अंदर जो आज की पारसी वाली जो पद्धति है, पारसी धर्म की जो मतलब पारसी धर्म का जो अंत्येष्टि की पद्धति है, जिसमें क्या करते हैं कि जो शव है उसको रख दिया जाता है और जहाँ से उसकी जब हड्डियाँ प्राप्त होती हैं तो उन हड्डियों को दफना देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक जो है यहाँ पर दाह संस्कार भी देखने को मिलता है। दाह संस्कार को देखने के बाद आज के क्रम में दाह संस्कार को जब मतलब दाह संस्कार होता है उसके बाद अस्थियों को विसर्जित किया जाता है, लेकिन उस समय के क्रम में अस्थियों को इकट्ठा करके कलश करके कलश का शवदान कर देते थे, कलश को दफना दिया जाता था। इस तरह की जो शवदान की विधियाँ हैं वो आपको यहाँ से देखने को मिलती है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से शवदान अपने को मिले हैं। दोबारा मैं रिपीट करके लिख दे रहा हूँ, आप चाहो तो लिख लेना, कोई विशेष बात नहीं है। इस तरह का समाधान हमने एक बार और नवपाषाण काल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बस वहीं से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है समाधान। ठीक है, समाधान की बात करें तो कैसा है, एक हमारे पास दाह संस्कार है। ठीक है, एक कैसा हमारे पास दाह संस्कार है, एक पूर्ण समाधिकरण है, पूर्ण समाधिकरण। ठीक है, ठीक है, मैंने देखो धर्मों का नाम जो है ना इसमें सिर्फ एग्जाम्पल लेने के लिए लिया है ना, जो आज से बहुत हद तक मिलता जुलता है। ठीक है, बताने में कोई मिस्टेक हुई तो उसमें मेरा दोष नहीं है, जितना मैं जानता हूँ मैंने उस हिसाब से आपको बताया है। ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको उस समय के हिसाब से बता रहा हूँ जहाँ वहाँ पर आपको प्राप्त होता है। ठीक है, दाह संस्कार है, पूर्ण समाधिकरण है, और एक और कौन सा है हमारा आंशिक समाधिकरण है। ठीक है, आंशिक समाधिकरण है। पूर्ण समाधिकरण के अंदर आपको क्या मिलेगा कि अस्थियों के साथ कलश को क्या करेंगे, कलश का समाधिकरण। पहले आप शव को अग्नि देंगे। ठीक है, शव के बाद उसके बाद उसकी अस्थियाँ कलेक्ट करके कलश के अंदर उसका समाधिकरण कर देंगे। ये थी दाह संस्कार की विधि। पूर्ण के अंदर आपके करोगे टोटल दफना दोगे, दफनाना। ठीक है, और आंशिक के अंदर क्या होगा, आंशिक के अंदर जो आज की पारसी विधि है ना, पारसी धर्म की विधि जो है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, पारसी धर्म की विधि के अंदर हड्डियों को दफनाया जाएगा केवल। ठीक है, हड्डियों का समाधिकरण। ठीक है ना, बाकी शव को वैसे छोड़ दिया जाता है। जब पशु और पक्षी उसका भक्षण कर लेते हैं उसके बाद जो हड्डियां बच जाती हैं उनका समाधिकरण किया जाता है। अब देखो अलग अलग जगह से अलग अलग तरह के चीज़ें, मतलब शव जो हैं, शवों की जो कब्र हैं वो प्राप्त होती हैं। तो उनकी अगर मैं बात करूँ, देखो जो सामान्यतः अगर बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो सामान्यतः का जो मतलब कब्र बनाने का तरीका है सिंधु घाटी सभ्यता में, वो कैसा है। सामान्यतः की अगर बात करूँ मैं तो उत्तर धरती, तो मैं क्या लिख देता हूँ, कैसा जगह लिख देता हूँ मैं, है ना, और कब्र की दिशा, ठीक है, और कब्र की दिशा की एक चीज़ और अपन इसके साथ समाधिकरण डाल लेते हैं, समाधिकरण। तो सामान्यता क्या है हर जगह का, कब्र की दिशा जैसी वहाँ पर उत्तर से दक्षिण है। ठीक है ना, नवपाषाण काल में पूर्व पश्चिम पढ़ा था हमने। ठीक है, और कैसा समाधिकरण है, यहाँ पर एकल समाधिकरण है। ठीक है, सामान्यतः जनरली एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाना चाहिए, ये हुआ है हर जगह से। लेकिन कुछ विशेष जगह, जैसे लोथल की बात करूँ मैं, किसकी बात करें हम, लोथल की बात करें, तो इस लोथल के अंदर आपको जो है पूर्व से पश्चिम में मिलेगा कब्र। कैसा है, सिर किस तरफ रहेगा, पूर्व की तरफ, और पैर किस तरफ रहेंगे इसमें, पश्चिम की तरफ। ठीक है, पूर्व से पश्चिम का क्रम रहेगा, है ना। और यहाँ पर आपको तीन युगल शवदान भी प्राप्त हुए हैं।
जनरल कितने हैं? एक है, लेकिन 3 युगल भी मिले हैं। ठीक है, 3 युगल शब्दान भी मिला है यहाँ पर। ठीक है, कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा की अगर मैं बात करूँ तो ये कालीबंगा है, कालीबंगा में आपको दक्षिण उत्तर मिलता है। कैसा? दक्षिण उत्तर। और यहाँ से भी सामान्यतः तो एक काल है, लेकिन एक युगल सावधान मिला है। ठीक है, कैसा? यहाँ से एक युगल सावधान हमको यहाँ से मिल जाता है। उसके बाद जो रोपण है, क्या है? रोपण, एक जगह है रोपण, यहाँ से आपको पश्चिम से पूर्व में इसका दिशा है, पश्चिम में पैर करके रखे गए हैं और पश्चिम में जो सिर करके रखा गया है, पूर्व में पैर। और जो सामान्य समाधिकरण है एकल वाला, वो यहाँ से आपको एकल ही मिलेगा। ठीक है, एकल यहाँ से आपको एकल मिलेगा। लेकिन आप देखना कि रोपण से आपको यहाँ पर रोपण में सावधान में जो है ना मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? मालिक के साथ, मालिक प्लस कुत्ता, ये यहाँ से आपको मिल जाएगा एक जगह से। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कहाँ से मिल रहा है? मालिक के साथ बुर्जोम से मिला था पहली बार में। ठीक है, और यहाँ पे किससे मिल रहा है आपको? मालिक के साथ कुत्ते के साक्ष्य रोपण के अंदर। ठीक है, और जो लोथल है, लोथल में भी आपको चीज़ है, वहाँ पे मालिक के साथ बकरे को दफनाया गया। ठीक है, क्या? मालिक के साथ, मालिक प्लस बकरा। ठीक है, दोनों चीज़ें निसंदेह प्रिय वस्तु रही होगी। ठीक है, तो उनको दफनाया गया है। यह हमने पूरा संविधान को भी समझ लिया है दोस्तों। सारी की सारी, मुझे नहीं लगता कि कोई व्यवस्था, कोई विशेषता यहाँ पर छूटी होगी इस क्रम में, है ना। कल हम बात करेंगे इसके अंदर, कल के जब अगला वीडियो जब आएगा तब हम इसके अंदर बात करेंगे शहरों के बारे में। शहरों का क्रम देखेंगे कि किस शहर में क्या क्या हमको प्राप्त हुआ है, और उसके बाद सीधे चलेंगे हम इस सभ्यता के नाश की तरफ, इस सभ्यता की समाप्ति की तरफ। वो ख़त्म होगा और हम सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको छोड़ चलेंगे और इस क्रम में आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।